हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज देखो ऑप्शन में 50% अगर पूरा खेल होता है तो वो स्ट्राइक प्राइस का होता है, चाहे आप ऑप्शन बाय करो या ऑप्शन सेल करो। बिकॉज देखो आप स्ट्राइक को ही बाय करते हो या स्ट्राइक को ही सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट और लॉस काफी हद तक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को लास्ट देखना है बिना स्किप किए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट मैं आज चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रखा है, जिससे आप ऑप्शन के फील्ड में नए हो तो ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर आपको वॉच करना चाहिए। इसमें हमने बेसिक से लेकर सब कुछ आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। इंटरडे ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। एक्सपायरी डे करना है तो ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। हमने खुद लाइव मार्केट में ट्रेड भी किया है, स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर की है एंड उसका एडजस्टमेंट भी लाइव किया है। और ऑप्शन हेजिंग करना है तो आप ये प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ सेंसीबुल को। सीधे के सीधे हम लेकर चलेंगे आपको सेंसीबुल के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से हम ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है, ठीक है। देखो पहले मैं बात करूंगा ऑप्शन बाइंग की, फिर हम समझेंगे ऑप्शन सेलिंग दोनों की, ठीक है। तो स्टार्टिंग के समय हम समझ लेते हैं ऑप्शन बाइंग की। जब भी हम कॉल या पुट बाई करते हैं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग हम केवल और केवल तभी करते हैं कि जब हमारा क्लियर व्यू होता है। जब हमारा व्यू एकदम क्लियर होता है गाइस कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने ही वाला है, या ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तभी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑप्शन में आप लॉस कर लोगे ऑप्शन बाइंग करके, अगर आपका व्यू क्लियर नहीं होगा तो। ऑप्शन बाइंग बेसिकली हम जब कोई सपोर्ट अच्छा सा टूटता है, कोई क्रूशियल लेवल का, या फिर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है इंपॉर्टेंट लेवल से, या फिर कुछ मार्केट में न्यूज इवेंट वगैरह आने वाले हों जिससे संभावना रहती है कि मार्केट में तुरंत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तब हम कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग करने का ट्राई करते हैं। ऑप्शन बाइंग आप हमेशा नहीं करते, तो ये बात आप दिमाग में डाल लो। तो देखो ऑप्शन बाइंग करने के लिए जो स्ट्राइक प्राइस सही होता है वो होता है गाइस, ये देख रहे हो आप, एटीएम से लेकर के ओटीएम, इसको बिल्कुल भूल जाओ। ये जो भी एटीएम से लेकर ओटीएम के स्ट्राइक होते हैं ना, वो ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, ये जितने भी आपको स्ट्राइक दिख रहे हैं ना, ये सब में केवल और केवल टाइम की वैल्यू है। मतलब जैसे जैसे ये एक्सपायरी के पास पहुंचता जाएगा वैसे वैसे ये सब जीरो की तरफ भागते जाएंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर होता है, मान लो कि जहाँ पर चल रहा है अभी, तो ये जितने भी प्रीमियम है ना, ये सब के सब जीरो हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। तो इसके पहले हमने इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू को समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए इस वीडियो के बाद, तब आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए देखो, ऑप्शन बाइंग के लिए वो स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए जिसका जो होता है ना टाइम वैल्यू, वो एकदम कम से कम हो। टाइम वैल्यू लेस वाला एकदम जो एकदम कम से कम हो, उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप टाइम के साथ साथ उसमें थीटा डिग्री की वजह से आपका जो प्रीमियम आप बाई करोगे ना, उसका प्रीमियम कहीं ना कहीं कम होता जाता है। देखो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग ठीक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग को समझा रहा हूँ, फिर ऑप्शन सेलिंग को भी समझाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर होता है। तो देखो ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग को ऑप्शन बाइंग के लिए गाइस इन द मनी, ये जितने भी सारे आपको इन द मनी के स्ट्राइक दिख रहे हैं ना, इन द मनी ऑप्शन, वो ऑप्शन बाइंग के लिए परफेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं टाइम की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है गाइस, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि हमें बाई करना है, मान लो कॉल ही बाई करना है, तो हम ये वाला कॉल बाई करेंगे, ना कि हम ये सब कॉल बाई करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें जो इंट्रेंसिक वैल्यू है इसकी 238 रुपीज इंट्रेंसिक वैल्यू है, और प्लस केवल और केवल 10 रुपये का ही टाइम वैल्यू है इसमें। अब ये कैसे हमने निकाला, पीछे वाली वीडियो देखना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं उसको भी इसी में समझाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, हमने करंट मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दिया है, तो हम लोग को मिल गया है
इंटेंसिव वैल्यू और साथ ही साथ टाइम वैल्यू। आप पीछे की वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो टाइम की वैल्यू 10 रुपये ही है, मतलब ये 10 रुपये अपने एक्चुअल वैल्यू से महंगा है, मतलब 238 रुपये का इसका एक्चुअल वैल्यू है, इंटेंसिव वैल्यू है, लेकिन ये 248 पे मिल रहा है अभी। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 238 है, लेकिन अभी मिलेगा 248 बिकॉज एक्सपायरी के हम लोग पहले ले रहे हैं। तो चलो ये तो ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप इसे बाई कर लो 67 का, इसे बाई करना चाहोगे तो इसमें जानते हो ये पूरा का पूरा आपका टाइम का वैल्यू है। ये पूरा जो 67 का प्राइस है ना, तो ये जो 67 का प्राइस दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इसमें टाइम की वैल्यू ही है। ये जैसे जैसे एक्सपायरी के पास पहुंचता जाएगा वैसे वैसे जीरो की तरफ भागता जाएगा। अगर मार्केट मान लो कि जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर होता है ना, तो ये 67 का प्राइस पूरा का पूरा जीरो ही हो सकता है। लेकिन ये जो 248 का आप बाई करोगे, ये अगर मान लो मार्केट जहाँ पर है वहीं पर एक्सपायर होगा, तो इसका ना ये केवल 238 रुपये का ही होगा। ये इसके टाइम वैल्यू केवल 10 रुपये है, तो ये 10 रुपये ही घट सकता है। तो जिसका जितना कम टाइम वैल्यू होगा वो उसमें उतना ही कम स्लोली थीटा डीके होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने थीटा के सेक्शन में समझा था कि इन द मनी में काफ़ी स्लोली थीटा डीके होता है। तो आप नई वीडियो देखो तो जाके देखना उसे, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। बिकॉज देखो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग के लिए इन द मनी ऑप्शन बेस्ट होते हैं। अदरवाइज देखो अगर आप ये सब बाई करोगे ना सस्ते को पा करके, ये महंगे भी पड़ जाते हैं। बिकॉज क्योंकि अगर मान लो स्लोली मार्केट ऊपर भी जाएगा ना, तो इसके प्रीमियम काफ़ी आप बढ़ने के बजाय घटने लगते हैं। क्योंकि इसकी थीटा डीके बहुत ज़्यादा फास्टली होता है। अभी मैं समझाता हूँ आपको। अब मान लो कि अगर आपको कॉल बाई करना, तो किसी ने ये कॉल बाई किया और मान लो कि आप किसी ने ओटीएम को बाई कर लिया, इसे बाई कर लिया, चलो, और मार्केट चला गया 100 पॉइंट ऊपर चला गया, ये चला गया 16,038 पे, 100 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा गाइस? इसमें कितना प्रॉफिट होगा? इसमें आपको डेल्टा कितना है इसका, तो इसमें कितना प्रॉफिट होता है? देखो इसमें 28 का आपने बाई किया, ये कितना बढ़ सकता है डेल्टा की वजह से? ये 26 का बढ़ सकता है। तो इसमें 26 का प्रॉफिट होगा। मार्केट तो 100 पॉइंट ही ऊपर गई, लेकिन ये वाला 86 का प्रॉफिट देगा और ये वाला 26 का प्रॉफिट देगा। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा गाइज आप इन द मनी का ही बाई करो। बिकॉज देखो इन द मनी में थीटा डी के बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये मान लो कि सुनो मेरी बात सुन लो, 26 तो इसमें कितना बढ़ा? ये केवल डेल्टा की वजह से बढ़ा है, डेल्टा के मूवमेंट से बढ़ा है। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें थीटा डीके भी होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि 5 पॉइंट का थीटा डीके भी सेम डे हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं राउंड फिगर में। तो ये आपको ओवरऑल 21 का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गाइस टोटल वैल्यू ही है 10 रुपये, तो इसकी थीटा डीके कितना होगा? इसमें हार्डली 1 से 2 रुपये होगा नॉर्मली, या फिर ना के बराबर होगा। तो इसमें ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट होगा? इसमें होगा 84 का प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो। आपको बचना है, ऑप्शन बाइंग में बचना है थीटा से, टाइम वैल्यू से बचना है गाइस। आपको टाइम वैल्यू से दूर रहना है, आपको थीटा से दूर रहना है। तो आपके लिए इन द मनी होता है ऑप्शन बायस के लिए। जिसकी टाइम वैल्यू कम से कम हो आप उसे बाय करिए। ठीक है, जिसके टाइम वैल्यू टोटल टाइम वैल्यू कम से कम हो, इंटेंसिव वैल्यू टाइम वैल्यू दो होता है ना, जिसकी टाइम वैल्यू एकदम कम से कम होती है उसे ऑप्शन बाइंग में उस स्ट्राइक को बाई करना चाहिए। तो उसमें थीटा डीके का चांसेस नहीं रहता, बिकॉज उसमें टाइम की वैल्यू है ही नहीं, तो उसको बाई करना काफी अच्छा पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखो इन द मनी जब भी आप ऑप्शन बाई करते हो तो आपका व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए एंड आप एक प्रॉपर एसएल प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन को बाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग वाले ऑप्शन सेलर्स कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें प्रॉपरली। देखो जब भी हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, तो ध्यान से समझना, ऑप्शन बाइंग में हमें बचना है टाइम के वैल्यू से, थीटा डीके से, लेकिन वहीं हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में थीटा का बेनिफिट लेना है, थीटा का एडवांटेज उठाना है। तो सिंपल सी बात है, आपको वो ऑप्शन सेल करना है। देखो पहले मैं बताता हूँ इंट्राडे के लिए, पहले मैं बताता हूँ इंट्रा डे के लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग इंट्रा डे के लिए आप जिनका भी डेल्टा 0.2 से कम हो, जैसे कि ये स्टार्टिंग के दिनों में एज ए बिगिनर पर्पज से मैं बता रहा हूँ, जो लोग स्टार्टिंग करते हैं ऑप्शन सेलिंग, 0.20 से डेल्टा जिसका भी कम होना वो सेल कर सकते हैं। मतलब वो इसे भी सेल कर सकते हैं, या इसे सेल कर सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं, या इसे सेल कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि आप इधर का सेल करो, बिकॉज देखो क्या है ना कि स्टार्टिंग के टाइम में आप गलती ज़्यादा कर सकते हो, ये बात आप माइंड में डाल के चलना। तो अगर आप कम डेल्टा का सेल करोगे ना ऑप्शन, तो ये होगा कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखाएगा, वो काफ़ी छोटा सा लॉस दिखाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, आपने पुट सेल कर रखा है। ठीक है, ये चला गया
38 पे, ठीक है। तो ये मान लो कि इसे आपने सेल कर रखा है, ये इसका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, सॉरी इसका प्रीमियम कितना घट जाएगा, बिकॉज ऑप्शन का पुट जब आप सेल करोगे तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम कम हो जाए, कितना कम होगा, डेल्टा के हिसाब से 19 रुपये कम हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल इसका प्रीमियम 2 से 3 रुपये के आसपास ही बचेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो लगभग 15, 16, 17 रुपये के आसपास का आपको लॉस भी दिखाएगा, 16 पॉइंट का लॉस भी दिखाएगा, जो एक नया ट्रेडर एज्यूम कर सकता है, जो नया ट्रेडर सह सकता है, ठीक है। तो ट्राई आप ये करिए कि आप जितना कम डेल्टा का हो स्टार्टिंग के दिनों में सेल करिए, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा फिर आप 0.25 को सेल करिए, फिर 0.3 को सेल करिए, फिर 0.4 को सेल करिए, फिर 0.5 को तक भी आप सेल कर सकते हो ऑप्शन को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में आप कम से कम डेल्टा वाले को सेल करिए। देखिए जब भी प्रॉफिट होगा ना आपको, तो डेल्टा की वजह से जितना प्रॉफिट होगा उतना तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसमें टाइम की वैल्यू भी होती है, थीटा डिके भी होता है, तो उससे उसके वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। मतलब मान लो कि मार्केट 100 पॉइंट आपके रेंज में चला गया, आपके फेवर में चला गया, आपने पुट सेल किया, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो मान लो कि आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था डेल्टा की वजह से, ठीक है। तो उसमें मान लो कि 2, 4, 5 पॉइंट का आपको थीटा डिके भी मिल सकता है और एक्स्ट्रा, तो वो प्रॉफिट आपका और बढ़ जाएगा, बिकॉज आपने ऑप्शन सेल किया है, तो टाइम की भी वैल्यू आपको प्रॉफिट में ही दिखने वाली है। अब देखो मार्जिन को कम करने के लिए आप काफ़ी दूर हेज भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब भी हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आप मार्जिन को कम करने के लिए काफ़ी दूर का स्ट्राइक, जो मान लो कि 1 से 2 रुपये का, जैसे कि ये वाला इधर को बाई भी कर सकते हो, ठीक है, हेजिंग पर्पज़ के लिए, तो आपका मार्जिन काफ़ी कम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपको कम सेल करना है। अगर आप, लेकिन ध्यान रखिए आपको सेलिंग वाले में प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अगर आप काफ़ी दूर हेज करते हो केवल मार्जिन को कम करने के लिए। इन केस एक और सिनेरियो बनता है जब आप बिना स्टॉप लॉस के काम करना चाहते हो, बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन सेल करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो आप पुट सेल करो, मान लो कि आप ये वाले पुट को सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिंपली एक 100 पॉइंट ऊपर बाई कर लेना चाहिए, या फिर आप इस वाले कॉल को सेल कर रहे हो तो 100 पॉइंट नीचे इस वाले को बाई भी कर लो। सिंपल, महंगा सेल किया, सस्ते वाले को बाई किया, महंगे वाले को सेल किया, सस्ते वाले को बाई किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका मार्जिन में काफ़ी कम लगेगा गाइस, लगभग 18 से 20-25 हज़ार रुपये के आसपास लगते हैं। और एंजल ब्रोकिंग में गाइस आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकते हो, नॉर्मली ब्रोकर आपको बाई और सेल करने में काफ़ी इशू कर देते हैं, बट एंजल ब्रोकिंग में कोई ऐसा स्ट्राइक का इशू नहीं होता, आप कोई सा भी स्ट्राइक बाई कर सकते हो, कोई सा भी स्ट्राइक सेल कर सकते हो, मार्जिन का भी बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ अगर हमारी लिंक से आप करोगे, अकाउंट ओपन करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक कर दे रखा है, वहाँ से आपका अकाउंट भी फ्री में ओपन होगा। 1 मंथ तक ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे, एंड हमारा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देखो अब इस कंडीशन में क्या है, ये हम लोग एज ए स्प्रेड में काम करते हैं, या तो हम कॉल स्प्रेड सेल करेंगे, या तो पुट स्प्रेड सेल करते हैं, ठीक है। तो आप इसका गैप को ज़्यादा बड़ा दूर मत रखना स्टार्टिंग के दिनों में। देखो स्टार्टिंग के दिनों में एज अ सेफेस्ट वे को आपको साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको शुरुआती दिनों में बड़ा लॉस ना हो। बिकॉज देखो अगर आप बड़ा लॉस को अवॉइड करना सीख गए ना, तो आप कभी भी आप ओवरऑल आप लॉस में नहीं रहोगे। बिकॉज देखो जितना भी लोग बर्बाद होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनमें एक ही मेन रीजन होता है कि वो बड़ा लॉस लेते रहते हैं। तो आपको बड़े लॉस को अवॉइड करना है। तो आप इस तरह से जब स्प्रेड बनाकर भी मार्केट में सेल कर सकते हो, लेकिन आपका एसएल कैसे होगा? एसएल चार्ट वाइज से होगा। मतलब सपोज कर लीजिए कि आपने पुट स्प्रेड सेल किया, ठीक है, मतलब मार्केट ऐसे था, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है, तो चार्ट वाइज आपका एसएल इधर के आसपास होगा ना नीचे। तो अगर मान लो मार्केट नीचे आने लगा और इस एसएल चार्ट वाइज मैं बता रहा हूँ, एसएल इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा, तो आपको मैन्युअली अपना ऑर्डर एग्जिट करना है। अब मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल कॉल सेलिंग के, ठीक है। मान लो कि ये एक सपोर्ट था और ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने कॉल स्प्रेड बना दिया। तो इसका एसएल कहाँ होगा? इसका एसएल इधर के आसपास का होगा। इन केस अगर मार्केट मान लो ये तो ब्रेक करके नीचे चला गया, इन केस मार्केट मान लो ब्रेक करने के बाद कुछ देर रिवर्स करने के बाद रिवर्स आने लगता, ये आपका एसएल पॉइंट है। मतलब ये जो मार्केट का पॉइंट है ना, ये आपका एसएल पॉइंट है। अगर इसके ऊपर जाने लगता है मार्केट और अपने कॉल स्प्रेड सेल कर रखा है, तो जैसे ऊपर जाने लगे, अपना प्रॉफिट को आप और अपने पोजीशन को आप एग्जिट करो, या फिर अपने लॉस को एडजस्ट करो, या फिर उससे आप मैनेज करने का ट्राई करो, ठीक है। बट आपकी ये बाउंड्री लाइन होनी चाहिए एग्जिट करने का, कि आप गलत कब साबित हो रहे हो, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। देखो जितने भी एसएल ऑप्शन वगैरह में भी लगते हैं, वो चार्ट को देख कर ही लगते हैं। ऐसा कुछ हवा में आप नहीं लगा सकते हो। एसएल हमेशा एक लॉजिकली होता है, लॉजिक वाला एसएल होता है। अदरवाइज आप ऐसा कुछ भी एसएल लगा दोगे तो उसके चांसेस काफी रहते हैं कि वो हिट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डिलीवरी बेसिस ऑप्शन सेलिंग में, उसमें कैसे स्ट्राइक सिलेक्ट करना है ऑप्शन सेलिंग के लिए। देखिए ऑप्शन सेलिंग में हम वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम लोग को थीटा का भी बेनिफिट मिले, ताकि मार्केट में अगर कुछ नहीं भी होता है फिर भी थीटा डीके हो, जिससे प्रीमियम कम होंगे और हमें प्रॉफिट होगा। तो देखो डिलीवरी बेसिस की मैं बात करूँ एज ए बिगिनर के हिसाब से,
तो आपको देखना है पहले मैक्सिमम वाई किस स्ट्राइक प्राइस पर है। मान लो आपका व्यू है कि आपको पुट सेल करना है, तो पुट का मैक्सिमम वाई इस स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाई इन लैक है। ये देख सकते हो 15,900 का है, ठीक है। और मार्केट चल कहाँ पर है, मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है। इन केस तो आपको ये वाला स्ट्राइक नहीं सेल करना है, आपको इसके पीछे का स्ट्राइक सेल करना है, जिस पर अच्छा खासा वाई आपको दिख रहा हो। तो इसके पीछे का स्ट्राइक कौन सा है, इसके पीछे का स्ट्राइक ये है, तो आपके लिए ये सही पड़ेगा। और डिलीवरी में विदाउट हेजिंग ऑप्शन सेलिंग कभी मत करना गाइस, हेजिंग हमेशा यूज करना। अगर आपको हेजिंग नहीं समझ में आती है तो चैनल पर जाना, ऑप्शन हेजिंग नाम के प्लेलिस्ट हमने अपलोड करा है, उसमें हमने सब कुछ हेजिंग क्या होता है, कैसे की जाती है, सब कुछ बता रखा है, जिसे आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो आपको हेजिंग के बारे में और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसे मत सेल करिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो एज अ स्टार्टिंग के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो जब आपको एक्सपेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मार्केट चल कहाँ पे रहा है, अभी मार्केट चल रहा है 15,938 पे, ठीक है। और आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब ना आपने पुट सेल किया। तो मान लीजिए कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो ये एज जो इतना बड़ा वाई का बिल्डअप है ना इस स्ट्राइक पर, तो मान लो कि मार्केट नीचे अगर जाएगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सपोर्ट लेगा, बिकॉज वाई काफ़ी अच्छे खासे हैं, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और मतलब कुल मिलाकर मार्केट इसे टेस्ट कर सकता है, नीचे भी आकर टेस्ट कर सकता है, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, मतलब इसकी टेस्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एज आपको थोड़ी से पीछे का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे तो कुछ ज़्यादा सेफ्टी फील होगी आपको, बिकॉज मार्केट नीचे भी आएगा ना तो आपको लॉस वगैरह उतना नहीं दिखने वाला है। लेकिन व्यू इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब जब भी आप डिलीवरी में काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस रेंज में एटलीस्ट रहेगी, या मार्केट बुलिश है या मार्केट बेयरिश है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो। लेकिन मैं स्ट्राइक प्राइस वाइज बात करूँ तो स्ट्राइक प्राइस वाइज कौन सा अच्छा पड़ेगा, इससे बढ़िया पड़ेगा बिगनर्स के लिए ये वाला। थोड़ा सा इसका प्रीमियम जरूर आपको कम मिलेगा, लेकिन ये एज अ सेफ्टी पर्पज से, सेफ्टी के हिसाब से ज़्यादा अच्छे पड़ते हैं। बिकॉज क्योंकि आपका मतलब 15,800 के नीचे जाने से पहले उसको 15,900 के नीचे जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं हमारी बात। और 15,900 पर सबसे ज़्यादा वाई आपको दिख रहा है, यानी कि ये एक अच्छा सा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो इसके बाद सपोर्ट आपके स्ट्राइक प्राइस पर, आपने जो सिलेक्ट किया स्ट्राइक, वहाँ पर जाकर मिलेगा उसे। तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मार्केट अगर मान लो कि गिरने लगता है तो सबसे पहले इसे टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दूर का वाला सेल करो और उसे प्रॉपरली हेज करो। और अगर मैं वही बात करूं कॉल की, तो कॉल में देख सकते हो कौन सा सबसे ज़्यादा वाई है, कॉल में सबसे ज़्यादा वाई ये है, ठीक है। कॉल में सबसे ज़्यादा वाई ये है आपका। तो कॉल में वाई ये है, तो आप इसे ना सिलेक्ट करके स्टार्टिंग के दिनों में आप इसके पीछे का जो ठीक ठाक वाई हो ये इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल करने को आप इसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रीमियम कुछ नहीं मिल रहा है तो इसे हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। इसे सेल करोगे। इन केस हम लोगों ने कॉल सेल किया, विथ हेजिंग करेंगे, स्प्रेड में ही नॉर्मली मैं बात करूँ तो नॉर्मली स्प्रेड में हम सेल करेंगे। तो जब भी आप उसमें सेल करोगे, कॉल आपने सेल किया तो आपका व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। अभी मार्केट चल रहा है 15,938, ठीक है। इन केस मान लो कि मार्केट कुछ ऊपर जाने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि देखो 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा वाई आपका है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर ऊपर जाने लगता है तो कहीं ना कहीं ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद वाला स्ट्राइक सेल किया हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, एक तरह से मैं बोलूँ तो, ठीक है। इसकी टेस्टिंग के चांसेस ज़्यादा है, मतलब मार्केट से टेस्ट कर सकता है, यहाँ पर रिट्रेस होने के बाद मार्केट फिर हो सके तो नीचे जा सकता है, ठीक है। मतलब इसकी टेस्टिंग लाजमी है, बिकॉज क्योंकि इसके आगे का वाई देखो, इसके आगे का वाई काफ़ी कम वाई है, इसके आगे वाई काफ़ी कम है, ठीक है। इसके वजह से इसकी टेस्टिंग हो सकती है। ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये समझ लो कि आपको जो भी नियरेस्ट हाईएस्ट होगा वाई उसके पीछे का सिलेक्ट कर देना है, विथ हेजिंग, प्रॉपर हेजिंग। ज़्यादा दूर का हेजिंग मत करना, बहुत ज़्यादा हेजिंग करना तो 100 पॉइंट दूर हेजिंग करना डिलीवरी बेसिस की मैं बात करूँ तो। इससे दो फायदे होते हैं, अब मैं समझाता हूँ आपको इसका फ़ायदा क्या है। मान लो कि आपने 16,000 का कॉल सेल किया, सपोज कर लो, तो आपका बेसिकली प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 16,000 से नीचे कहीं भी एक्सपायर होता है तो, ठीक है। और मान लो कि आपने 16,100 का सेल किया, ये वाला स्ट्राइक, तो आपका व्यू है गाइस कि 16,100 से नीचे अगर मार्केट कहीं भी एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप मार्केट को काफ़ी दूर से ही, आप काफ़ी दूर के स्ट्राइक प्राइस को भी सेल करके प्रॉफिट कर लोगे। और साथ ही साथ 16,100 के नीचे जाने के लिए पहले उसको 16,000 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 16,000 से ऊपर जाने के लिए 16,100 से ऊपर जाने के लिए आपने कॉल सेल किया है तो सबसे पहले उसको 16,000
को ब्रेक करना पड़ेगा तब ना आएगा 16,100 पे गाइस। तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मार्केट को, तो इसे ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। ठीक है, और अगर वहीं मैं बात करूं पुट की तरफ, तो मान लो कि आपने ये वाला पुट को सेल कर रखा है, व्यू क्या है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, इन केस मान लो कि मार्केट नीचे जाने लगता है और आप मान लो किसी ने इसे सेल कर रखा है, 15,900 को सेल कर रखा है, तो प्रॉफिट कब होगा? जब ये जिसने 15,900 को सेल कर रखा है, जब 15,900 से ऊपर मार्केट कहीं भी एक्सपायर होता है तो ये वाला हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा आपका। लेकिन अगर मान लो किसी ने सेल कर रखा है 15,800 वाले को, तो उसका क्या व्यू है? उसका ये व्यू है कि मार्केट 15,800 को ऊपर ही कहीं भी एक्सपायर होगा, तो हम लोगों ने 15,800 का पुट सेल कर रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं आप दूर से अंदाजा भी लगा रहे हो, आपके पास रेंज काफी बड़ी हो जाएगी। मतलब मार्केट देखो चल कहाँ पर रहा है, मार्केट चल रहा है 15,938। ठीक है, और हम लोग बेच रहे हैं 15,800 वाले को, 15,800 वाले को, मतलब इससे लगभग 150 पॉइंट पीछे का बेच भी रहे हैं और दूर से हम लोग प्रॉफिट करने का ट्राई कर रहे हैं। इन केस मान लो मार्केट नीचे जाने का ट्राई करता है, मतलब मार्केट मान लो 15,938 है, तो पहले 15,900 जाएगा, फिर ना जाएगा 15,800, तो देखो 15,900 को जाएगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। मतलब 15,938 से जब 15,900 पे आएगा, ठीक है, मार्केट नीचे गिरेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, तो मे बी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ठीक है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर जितना ज़्यादा वाई रहता है ना, उस समझ जाओ कि देखो अगर पुट वाई बहुत ज़्यादा है तो वो एज ए सपोर्ट का काम करेगा, और कॉल वाई अगर बहुत ज़्यादा है तो वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो उसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, इतना ट्राई करना आप कि डिलीवरी में जो भी हाईएस्ट वाई होगा उससे पीछे का करना, बिकॉज आप एज अ 1 पॉइंट प्लस में रहोगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से और सेफ्टी के मामले में। ठीक है, प्रॉपर हेजिंग करना, विदाउट हेजिंग कोई ऑप्शन सेल डिलीवरी में कभी मत करना गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।